हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEG के लिए। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर से हम लोग IFS की एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो सीरीज है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर जो भी हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको इस सीरीज को शुरू से लेकर अंत तक जरूर यहाँ पर अटेंड करना है। हम कंटिन्यूस बेसिस के अंदर आपके लिए वीडियोस जो है सीरीज के अंदर लाते रहेंगे, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है वहां पर सप्लाई एंड डिमांड काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर है। इसके अंदर हम जो शुरुआत करेंगे वो समझेंगे डिमांड के मीनिंग से। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर डिमांड का मतलब समझेंगे कि डिमांड बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। तो डिमांड को ना हम एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो मान के चलो यहाँ पर तीन पर्सन है, A, B और C। ठीक है, यहाँ पर एक कार है जिसकी वैल्यू है यहाँ पर 5 लाख रुपए। ठीक है, देखो एक पर्सन है इस कार को खरीदना चाहता है, यानी कि इस कार को ये खरीदने के लिए इस वक्त तैयार है। पर इस कार को ये खरीद नहीं सकता क्योंकि इसके पास क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है। यानी कि ये पर्सन कार को खरीदने के लिए विलिंग तो है पर ये एबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद बी पर्सन देखो, ये यहाँ पर कार को खरीदने के लिए एबल है, यानी कि इसके पास 5 लाख रुपए हैं, ये कार को खरीद सकता है। पर इस वक्त में ये कार को खरीदना नहीं चाहता क्योंकि कोई और इंपॉर्टेंट काम है जिसके लिए पैसे को यूज करना चाहता है। यानी कि एबल तो है पर ये विलिंग नहीं है। सी पर्सन देखो क्या है, ये इस कार को खरीदने के लिए एबल है, यानी कि इसके पास 5 लाख रुपए हैं और विलिंग भी है, यह भी इस कार को खरीदना भी चाहता है। तो ये सी पर्सन कर रहा है ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डिमांड। क्या कहते हैं, डिमांड। देखो डिमांड के लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। पहला कि जो कंज्यूमर है वो यहाँ पर कमोडिटी को खरीदने के लिए एबल होना चाहिए, साथ के साथ यहाँ पर विलिंग भी होना चाहिए। ये दो केसेस में हम डिमांड नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर विलिंग तो है पर एबल नहीं है, यहाँ पर एबल है पर विलिंग नहीं है। तो इन दोनों ही केसेस में हम इनको डिमांड जो है वो नहीं कहेंगे। पर सी पर्सन यहाँ पर क्या कह रहा है, डिमांड। डिमांड कर रहा है। तो डिमांड बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी भी कमोडिटीज की जितनी क्वांटिटीज को एक कंज्यूमर खरीदने के लिए एबल भी है, विलिंग भी है, उसी को हम यहाँ पर उस कमोडिटी की डिमांड कहते हैं। जैसे अगर मान के चलो एक साल के अंदर यहाँ पर 100 कंज्यूमर ऐसे हैं जो कि यहाँ पर हमारी जो थार कार है उसको खरीदने के लिए एबल भी है, विलिंग भी है। तो हम कहेंगे जो थार कार है उसकी जो डिमांड है वो मार्केट में कितनी है, यहाँ पर 100 है। कितनी है, 100। क्लियर है आपको। नेक्स्ट अगर हम टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करें कि जो डिमांड है वो कितनी यहाँ पर टाइप्स की होती है, तो मेनली डिमांड को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है हमारा यहाँ पर मार्केट डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि एक इंडिविजुअल या फिर एक फैमिली जो डिमांड करती है वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर एक एक यहाँ पर एक्स वाई जेड पर्सन है, वो यहाँ पर एक कार जो है वो खरीदना चाहता है, यानी कि एक कार की यहाँ पर डिमांड कर रहा है। तो ये जो डिमांड है वो इंडिविजुअल डिमांड है, किसी इंडिविजुअल की डिमांड है। मार्केट डिमांड क्या होता है, तो जितनी भी हमारी मार्केट में इंडिविजुअल्स हैं उनकी डिमांड को जब हम एग्रीगेट कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो जो टोटल निकलता है वो मार्केट डिमांड होता है। जैसे अगर मान के चलो एक मार्केट के अंदर यहाँ पर 100 इंडिविजुअल है,
तो वो जो सिंगल सिंगल कार की डिमांड कर रहे हैं वो तो कहलाए इंडिविजुअल डिमांड। पर जब हमने इस 100 इंडिविजुअल्स की जो डिमांड है कार की उसको सम कर दिया, एग्रीगेट कर दिया, तो हमारी 100 कार्स की डिमांड आई, तो वो क्या कहलाई हमारी यहाँ पर मार्केट डिमांड। क्या कहलाई? मार्केट डिमांड। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो किस फैक्टर्स पे यहाँ पर डिपेंड करता है, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करेंगे कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पर कितनी होगी। पहला देखो क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये प्राइस जो है कमोडिटी का एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होगा जो कि डिसाइड करता है कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। देखो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और जो कमोडिटी की डिमांड है ना उसके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। इसका क्या मतलब है इनवर्स रिलेशनशिप का, कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। अगर हमारे जो प्राइसेस है वो हाई हो जाएंगे तो जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर हमारे जो प्राइसेस है वो डिक्लाइन हो जाएंगे तो हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। आप ही सोच के देखो ना, जैसे अगर अभी फिलहाल में क्या हो गया था कि जो टमाटर है वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे, कभी प्याज बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये महंगे हो जाते हैं, इनके प्राइसेस हाई हो जाते हैं, तो हम उसकी डिमांड थोड़े टाइम के लिए कम कर देते हैं ताकि हमें ज्यादा खर्च जो है वो ना करना पड़े। ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई प्रोडक्ट महंगा है तो हम उसकी डिमांड कम करेंगे, अगर प्रोडक्ट कोई सस्ता है तो हम उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा करेंगे। क्लियर है आपको? तो प्राइस ऑफ कमोडिटी और जो डिमांड है कमोडिटी की उसके बीच में क्या सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है ये भी यहाँ पर डिमांड को डिटरमाइन करती है। अगर किसी पर्सन की जो इनकम है वो ज्यादा है तो वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, अगर यहाँ पर इनकम कम है तो वो कम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिटर्मिनेंट होता है। तो रिलेटेड गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर सिंपली रिलेटेड गुड्स के अंदर आते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और हमारे आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से गुड्स आते हैं? दो गुड्स आते हैं रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब कि हमारे ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ जो रिलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जिनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो जैसे टी और कॉफी, यहाँ पर हमारा टी होगा और यहाँ पर कॉफी होगा। कई बार होता है देखो सुबह हमें चाय चाहिए होती है, कोई लोग कॉफी पीते हैं, कोई चाय पीता है। किस टाइम होता है ना कि चाय खत्म हो गई तो हम कॉफी पी लेते हैं, कॉफी खत्म हो गई तो हम चाय पी लेते हैं। तो ये एक दूसरे का क्या है? यहाँ पर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। अब देखो अगर हमारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आता है तो हमारी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में भी चेंज आता है। जैसे अगर मान के चलो ये हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है और ये टी हमारा क्या है? यहाँ पर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। तो मान के चलो कॉफी की डिमांड कितनी है? 50, इसका प्राइस है 100। और टी की डिमांड भी 50, इसका प्राइस है यहाँ पर 50 रुपीज, ठीक है। तो मान के चलो इसका जो प्राइस है वो हाई हो गया, कितना हो गया? 100 हो गया। अब सॉरी, इसका जो प्राइस है वो डिमांड तो 50 रही, अभी प्राइस हो गया कितना? हो गया 100। जैसे इसकी प्राइस 100 हो गया तो लोगों ने देखा कि ये तो यार कॉफी के बराबर का प्राइस है, इससे अच्छा हम कॉफी ना खरीद ले। तो 50 में से 25 लोग कहाँ पे शिफ्ट हो गए? कॉफी पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि सेम ही प्राइस तो पे करना पड़ रहा है। कई लोग तो चाय इसलिए पीते ना कि वो कॉफी से सस्ती है, पर जब प्राइस सेम है तो कुछ लोग यहाँ पर कॉफी पे चले गए। तो अब यहाँ पर कॉफी की डिमांड कितनी हो गई? 75। और जो चाय की डिमांड है वो कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 25 रह गए। तो अगर प्राइसेस हाई हो रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के तो हमारे ओरिजिनल प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो रही है? हाई हो रही है। इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है। अगर जो प्राइसेस हैं, अगर यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो हमारे यहाँ पर कम होकर 20 रुपए रह जाए, ठीक है, और डिमांड हमारी 50 थी, तो अब कॉफी वाले कहेंगे यार हमें तो जो कॉफी है वो 5 गुना महंगा मिल रहा है, हम इतना महंगा क्योंकि हम चाय भी लेते हैं इससे अच्छा। तो 75 जो 50 यहाँ पर कॉफी की डिमांड कर रहे थे उनमें से 25 कहाँ पे चले गए? हमारे टी खरीदने लगे। तो यहाँ पर डिमांड कितनी होगी? यहाँ पर 75 हो गई, यानी कि प्राइसेस कम होने की वजह से ओरिजिनल प्रोडक्ट की डिमांड भी यहाँ पर कम हो गई। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसको हम एक दूसरे की जगह पे यूज, मतलब एक दूसरे के साथ में यूज कर सकते हैं, यानी इनको आप अकेले अकेले यूज नहीं कर सकते। जैसे कार एंड पेट्रोल, कार खरीदिए तो पेट्रोल तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, बिना पेट्रोल के कार चलने वाली है। अब देखो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, अगर हमारे एक गुड्स के प्राइसेस में हाई आता है तो दूसरे प्राइस जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे अगर कार के प्राइसेस हाई हो गए तो इट मीन कार की डिमांड कम हो जाएगी, कार की डिमांड कम होगी तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। जैसे पहले 100 कार थे तो 100 लीटर पेट्रोल, फिर 50 कार की डिमांड हुई तो 50 लीटर पेट्रोल। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस हाई होता है तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड है वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? सिंपल भाषा में समझाओ तो डिमांड शेड्यूल एक चार्ट है, एक टेबल है, जहां पर हम किसी कमोडिटी की डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी कितनी डिमांड की गई है उसे शो करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर देखो
प्राइजेस है हमारे 500, 400, 300, 200, 100 और डिमांड कितनी है 9, 10, 12, 15 एंड 20। 500 प्राइस में तो डिमांड थी 9, 400 हुआ तो थोड़ी बढ़ के 10 हो गई, 300 हुआ तो 12 हो गई। तो हमने इस टेबल के अंदर बेसिकली क्या शो किया है कि अलग अलग प्राइसेस पे जो हमारी कमोडिटी है उसकी डिमांड कितनी यहाँ पर जो है वो की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व क्या होता है, तो देखो जब हम डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा डिमांड कर्व कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो हमारा एक डिमांड कर्व है, ये रहा हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्राइसेस को शो किया और उसके ऊपर हमने क्वांटिटी को शो किया। देखो जब प्राइसेस 1 था तो हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो कितनी थी 4 थी। प्राइसेस 2 हो गए तो डिमांड कब की कितनी होगी 3। प्राइसेस 3 हो गए तो डिमांड कब की कितनी होगी 2। प्राइसेस 4 हो गए तो डिमांड कब की होगी कितनी होगी 4। तो अब यहाँ पर जो डिमांड कर्व बनेगी वो हमारी इस तरह की बनेगी। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन सिंपल सा ही है, जो इनवर्स रिलेशनशिप उसकी वजह से हमारी जो डिमांड कर्व वो ऐसे स्लोप डाउनवर्ड जो है वो होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली है क्या, ये क्या हमें बताता है। देखो जो लॉ ऑफ डिमांड है ना वो बेसिकली यहाँ पर किसी कमोडिटी के प्राइस और डिमांड उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है ना उसको शो करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। लॉ ऑफ डिमांड से हमें पता लगता है कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर प्राइसेस कम हो गए तो डिमांड पे यहाँ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो मानता है, जो लॉ ऑफ डिमांड है, अगर हम लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे जो प्राइस है कमोडिटी के और जो डिमांड है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पर जो प्राइसेस है वो हाई होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, प्राइसेस कम होंगे तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी राइज हो जाएगी। ठीक है, पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि लॉ ऑफ डिमांड मानता है कि प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स डिमांड को डिटरमाइन करते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, उसके अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वो सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे, तभी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब भी प्राइसेस हाई होंगे तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी और प्राइसेस कम हो गए तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम अजम्पशंस की बात करें, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो हमारी लॉ ऑफ डिमांड की यहाँ पर कुछ अजम्पशंस होती हैं। जैसे हर लॉ के अंदर कुछ चीजें हम यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं, ऐसे लॉ ऑफ डिमांड में भी हम यहाँ पर कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। जैसे पहली अजम्पशन क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। जब हम लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करें तो जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आना चाहिए। अगर चेंज आ गया तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी कांस्टेंट है। नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जो कंज्यूमर है उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं आना चाहिए। यानी कि वो पहले जो फ्यूचर को लेकर मानता था वही मानेगा। यानी कि पहले अगर उसे लगता था कि डिमांड बढ़ेगी तो अभी भी उसका यही मानना है कि डिमांड बढ़ेगी। टेस्ट एंड प्रेफर ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो कंज्यूमर का चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि पहले अगर उसे कॉफी पसंद थी तो अभी भी कॉफी ही पसंद होनी चाहिए और कुछ उसको पसंद नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब हमारे ना यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, यानी कि जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। पहला देखो क्या है, वेबलेंट गुड्स। वेबलेंट गुड्स बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं, लग्जरी गुड्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे यहाँ पर, लग्जरी गुड्स होते हैं। लग्जरी गुड्स की जो प्राइसेस जब हाई होते हैं ना तो उनके डिमांड कम नहीं होती बल्कि उनकी डिमांड ज्यादा होती है। क्योंकि देखो लोग लग्जरी गुड्स को क्यों खरीदते हैं, ताकि वो सोसाइटी के अंदर अपना एक स्टेटस दिखा पाए। महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं ताकि वो अपना एक रुतबा जो है वो सोसाइटी के अंदर दिखा सके। तो लग्जरी गुड जो है, वेबलेंट गुड्स जो है, जब उनके प्राइसेस हाई होंगे तो लोग उनकी डिमांड ज्यादा करेंगे और प्राइसेस अगर कम हो जाएंगे तो उनकी डिमांड कम हो गए, इसीलिए इसके ऊपर जो है लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज। जो नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज, नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब जो हमें चाहिए ही चाहिए, जैसे मेडिसिन है, दवाइयां हैं, तो वो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे उनकी प्राइसेस कितने भी हाई हो जाए या फिर कितने भी कम हो जाए। ऐसा नहीं है कि प्राइसेस कम हो गए तो आप ज्यादा डिमांड करने लगे दवाइयों की, प्राइसेस हाई हो गए तो कम डिमांड करने लगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आपको दवाई की जरूरत है तो जितनी भी महंगी आपको खरीदनी ही पड़ती है किसी ना किसी तरीके से। नेक्स्ट है चेंज इन इनकम। अगर हमारे कंज्यूमर के इनकम में चेंज आ गया तो भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। क्योंकि देखो अगर मान के चलो हमारे कस्टमर की जो इनकम है वो पहले 10,000 रुपए थी, ठीक है, वो यहाँ पर 100 गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता था। फिर क्या हो गया, जो प्राइसेस है वो डबल हो गए, जिसकी वजह से अब वो 10,000 से सिर्फ 50 गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर सकता है।
पर क्या हुआ ना कि प्राइसेस के साथ उसकी इनकम भी डबल होगी, अब वो फिर से 100 गुड्स एंड सर्विसेज की यहाँ पर डिमांड जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे प्राइसेस डबल होने के बावजूद भी ये सेम क्वांटिटी यहाँ पर जो है डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पर जो अप्लाई लॉ ऑफ डिमांड नहीं होगा। उसके बाद है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं? गिवन गिवन गुड्स को हम इंफीरियर गुड्स भी कहते हैं, लो क्वालिटी की गुड्स भी कहते हैं। तो बेसिकली देखो गिवन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि जो लो इनकम फैमिलीज होते हैं, गरीब फैमिलीज होती है, उनके लिए इसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि उनको कंज्यूम करना ही करना होता है इसको। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो एक पुअर फैमिली है, ठीक है, उसका वो यहाँ पर आलू को बहुत ज्यादा यूज करती है, मतलब कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कुछ और चीज यहाँ पर बना के खा पाए, तो वो आलू के प्रोडक्ट ही ज्यादा बनाकर खा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आलू के जो प्राइसेस है वो हाई हो जाए, आलू की जो प्राइसेस है हाई हो जाए, तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो दूसरी चीजें यहाँ पर नहीं खरीद सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो जो आलू है, जो यहाँ पर आलू है, उसके प्राइसेस यहाँ पर कितने हैं? 10 रुपीज है, जिसकी वजह से ये 5 किलो यहाँ पर हर महीने नहीं, 50 किलो आलू जो है वो हर महीने यहाँ पर खरीद लेते थे, और बाकी जो पैसा बचता था उससे दूसरे प्रोडक्ट यहाँ पर खरीद लेते थे। अब क्या हुआ है कि प्राइसेस इसके यहाँ पर क्या हो गए? 20 रुपए हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनके पास अब जो पैसा बचता था उससे वो सिर्फ आलू ही खरीद पा रहे हैं और बाकी चीजें खरीद नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो प्राइसेस होने की वजह से ना ये आलू आलू की जो कंजम्पशन है वो और इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि वो दूसरी चीज खरीद नहीं पा रहे हैं, तो उसकी जो कमी है वो भी ये आलू से ही कर पा रहे हैं, क्योंकि आलू उनको उनके मुकाबले सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। तो गिवन गुड्स पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सप्लाई की। अब है सप्लाई। सप्लाई क्या होता है? तो देखो यहां पर भी दो चीजें चाहिए, सप्लाई में भी दो चीजें चाहिए, एक है एबल और दूसरा है बिलिंग। सेम चीज, सेम चीज, ठीक है। तो सप्लाई बेसिकली है क्या? तो देखो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की वो क्वांटिटी जो कि एक सप्लायर एक पर्टिकुलर प्राइस पे विलिंग है, एबल है सप्लाई करने के लिए, उसी को हम सप्लाई कहते हैं। अगर इसको मैं सिंपल से एग्जांपल से समझाऊं, तो मान के चलो एक मार्केट के अंदर हमारे जो सप्लायर्स हैं वो यहाँ पर 100 प्राइस के ऊपर 1000 यूनिट्स जो है वो गुड्स की सप्लाई करने के लिए रेडी भी है, एबल भी है, ठीक है, और उनके एबल भी है और विलिंग भी है, यानी कि तैयार भी है सप्लाई करने के लिए। तो हम कहेंगे कि मार्केट में उस गुड्स की जो सप्लाई है वो कितनी है? 1000 यूनिट्स। यहाँ पर भी एबल और विलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। जैसे अगर मान के चले एक पर्सन है, सप्लायर है, वो यहाँ पर विलिंग है, वो यहाँ पर विलिंग है कि मैं यहाँ पर 100 यूनिट्स जो है वो सप्लाई करूंगा, पर वो सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट्स ही यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाता, तो क्या 100 यूनिट सप्लाई होगी? नहीं होगी। उसके बाद बी पर्सन है, वो यहाँ पर एबल है कि वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, पर वो विलिंग है सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट सप्लाई करने के लिए, तो क्या 100 यूनिट सप्लाई होगी इस केस में? बिल्कुल नहीं होगी। सी पर्सन है, वो यहाँ पर एबल है 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए और 100 यूनिट्स को सप्लाई करने के लिए, मतलब विलिंग भी है एबल भी है, तो हम कहेंगे कि 100 यूनिट्स की सप्लाई जो है वो की जा रही है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, यानी कि ऐसे फैक्टर जो कि डिटरमाइन करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिमांड और मतलब कि किसी प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई यहाँ पर कितनी होगी। पहला देखो प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और सप्लाई के बीच में ना डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। जैसे अगर प्राइसेस हाई होंगे तो हमारी जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज होगी। अगर प्राइसेस यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगे तो हमारी जो सप्लाई है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इसके पीछे का जो रीजन है वो है प्रॉफिट। देखो जो सप्लायर है वो प्रॉफिट कमाने के लिए तो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर प्राइसेस हायर है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्राइसेस कम है तो प्रॉफिट कम होगा। इसीलिए जो सप्लायर है वो प्राइसेस जब हाई होते तो ज्यादा सप्लाई करते ताकि उनको ज्यादा प्रॉफिट मिले, और जब प्राइसेस कम होते तो वो कम सप्लाई करते ताकि उनको ज्यादा नुकसान जो है वो ना उठाना पड़े, वो स्टोर करके रख लेते हैं। उसके बाद प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इसके जो प्राइसेस है ये भी डिटरमाइन करेंगे। देखो अगर इसकी जो प्राइसेस है वो हाई है तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो ज्यादा आएगी, जिससे हम कम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे। और अगर प्राइसेस जो है वो कम होंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम आएगी और हम ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे और सप्लाई भी कर पाएंगे। अगर सिंपल से एग्जाम्पल दूं तो अगर एक पर्सन है उसके पास 50,000 रुपए है, उससे वो यहाँ पर 5,000 यूनिट जो है रॉ मटेरियल के परचेज करता था और 5,000 यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस करता था, ठीक है। पर क्या हुआ कि प्राइसेस जो है वो डबल हो गए, जिसकी वजह से 50,000 से अब सिर्फ और सिर्फ 2,500 यूनिट्स ही रॉ मटेरियल का खरीद पा रहा है और 2,500 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पा रहा है।
तो इस केस में आप देखोगे कि अल्टीमेटली हमारी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस हाई हो जाएंगे। उसके बाद स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मशीनों का आप यूज करें तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे जिससे सप्लाई भी ज्यादा होगी। और अगर जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न नहीं है तो यहाँ पर आप कम प्रोडक्शन कर पाओगे और सप्लाई भी कम हो जाएगी। उसके बाद एक गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है आपके प्रोडक्ट को लेकर, जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी जो प्रोडक्शन है, जिनकी जो सप्लाई है उसको गवर्नमेंट कम करना चाहती है, जैसे कि जो नशीले प्रोडक्ट्स होते हैं, नशे के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। अगर आपका प्रोडक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर आता है और गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है तो आपकी जो सप्लाई होगी वो ज्यादा होगी। और अगर गवर्नमेंट इस प्रोडक्ट को बैन करना चाहती है, मतलब कि उसकी सप्लाई को कम करना चाहती है, तो आपकी जो सप्लाई होगी वो कम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे था सप्लाई शेड्यूल। नेक्स्ट है हमारा द सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या है? तो सप्लाई शेड्यूल भी एक तरह का टेबल है जो कि हमें बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो सप्लाई की गई है। जैसे कि यहाँ पर देखो प्राइसेस की बात करें तो 10, 20, 30, 40 है, और क्वांटिटी सप्लाइड 100, 200, 300 एंड 400। यानी कि जब 10 प्राइस था तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी? 100। जब 20 हो गए तो क्वांटिटी सप्लाई 200 हो गया, जब 30 हो गया तो 300 हो गया, और 400 हो गया तो मतलब 40 हो गया तो 400 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व क्या होती है? बेसिकली देखो, जब हम सप्लाई शेड्यूल को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा सप्लाई कर्व कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे प्राइसेस गिवन है, यहाँ पर क्वांटिटी गिवन है। जब प्राइसेस 10 थे तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 110। जब प्राइसेस 20 हो गए तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी? 180। और इसकी जो कर्व होती है ना वो हमेशा अपवर्ड होती है, इसकी जो स्लोप होती है वो अपवर्ड होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो प्राइसेस है और जो हमारी सप्लाई है उसके बीच में डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई का। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? तो देखो, लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली हमें किसी प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी सप्लाई में क्या रिलेशन है उसके बारे में बताता है। यानी कि अगर प्राइस में चेंज आता है तो उसका सप्लाई के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में हमें यहाँ पर जो है वो बताता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग अदर फैक्टर्स जो कि यहाँ पर सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, अगर वो कांस्टेंट रहे तो जो हमारे गुड्स प्रोड्यूस है, यानी कि जो सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो इंक्रीज होती है अगर हमारे जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो, और डिक्रीज होती है अगर हमारे जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर फॉल हो जाएं। रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जब हमने डिटर्मिनेंट की बात की थी कि रीजन इसके पीछे का क्या है? सप्लायर का प्रॉफिट। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है कि प्राइस और सप्लाई ऑफ गुड्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि अगर प्राइसेस हाई होते हैं तो सप्लाई भी हाई होगी, अगर प्राइसेस कम होते हैं तो सप्लाई भी कम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है? पहले बात करते हैं यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम की, कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होती है। तो देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी मार्केट स्टेट होती है जहां पर जो मार्केट है वो बिल्कुल बैलेंस में होती है। यानी कि वहां पर जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में आ जाती है। यानी कि लोग जितने यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं सप्लायर, उतने ही कंज्यूमर यहाँ पर डिमांड जो है वो कर रहे हैं। ना तो डिमांड ज्यादा है ना ही सप्लाई ज्यादा है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट प्राइस। इक्विवेलेंट प्राइस क्या होता है? तो इक्विवेलेंट प्राइस ऐसा प्राइस होता है जहां पर जो डिमांड एंड सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। यानी कि इस प्राइस पर बायर उतना ही खरीदना चाहते हैं जितना यहाँ पर सेलर जो है वो बेचना चाहता है। ठीक है। अब ये जो इक्विवेलेंट है ये कैसे आता है, तो इसको हम एक टेबल की हेल्प से जो है वो समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो पॉसिबल प्राइस है वो कितना है? 500 है। और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितने हैं? 9 है। और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कितनी है? 18 है। अब यहाँ पे देखो, जो सप्लाई है वो ज्यादा है। सप्लाई ज्यादा होने की वजह से जो हमारे सप्लायर है उनके बीच में कंपटीशन होगा, और वो जो प्राइसेस हैं उनको थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बिके। तो सप्लाई ज्यादा होने पे क्या होता है? जो प्राइस है उसके ऊपर डाउनवर्ड जो है प्रेशर पड़ता है, प्राइस जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट में देखो, जब प्राइसेस यहाँ पर कम हुए, थोड़े 400 हुए, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई 10, और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो थोड़ी कम हो गई 16 होगी। पर फिर भी मार्केट में सरप्लस है, इसीलिए प्राइस पे डाउनवर्ड प्रेशर यहाँ पर पड़ा। उसके बाद जो प्राइसेस है वो 300 हो गए। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल आ गए, और ये जो स्टेट है वो हमारी इक्विवेलेंट की स्टेट है। और यहाँ पर जो प्राइस पे प्रेशर पड़ रहा है वो न्यूट्रल पड़ रहा है, यानी कि ना तो डाउनवर्ड प्रेशर पड़ रहा है प्राइस पे और ना ही अपवर्ड प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट हमारा जब प्राइसेस हो गए 200, डिमांड बढ़ गई 15, और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 7 हो गए, जिससे क्या हुआ? मार्केट में शॉर्टेज आ गई। शॉर्टेज आने की वजह से क्या हुआ कि प्राइस पे अपवर्ड प्रेशर पड़ा, यानी कि प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा। इसके पीछे का रीजन क्या है? जो बायर्स है उनके बीच में कंपटीशन हो गया। हर बायर यहाँ पर गुड्स को खरीदना चाहता है, जिसकी वजह से सप्लायर ने अपना प्राइसेस जो है वो हाई कर दिया। उसके बाद देखो,
जो प्राइसेस है वो 100 हो गए, डिमांड तो हमारी 20 होगी, पर सप्लाई जो है वो 0 हो गई, शॉर्टेज हो गई और अपवर्ड मूवमेंट हुई और फिर से हमारा प्राइस जो है वो न्यूट्रल पर आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने डिटेल में समझा कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर डिमांड के बारे में पढ़ा, डिमांड की टाइप्स के बारे में पढ़ा, सप्लाई के बारे में पढ़ा, उसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में पता, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए, ताकि हम अभी डाउट को यहाँ पर क्लियर कर सके, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें से कई सारी यहाँ पर केस स्टडीज वगैरह भी बनती हैं, तो आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम मनी का मतलब समझेंगे कि मनी बेसिकली क्या है। तो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो मनी एक तरह का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसके जरिए हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। जैसे अगर मान के चलो ए पर्सन और यहाँ पर बी पर्सन है, जो बी पर्सन है वो यहाँ पर कार जो है वो सेल करता है, यानी कि ये कार डीलर है, और ए पर्सन को कार यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो कार है इसका एक्सचेंज कैसे होगा, मनी की हेल्प से। जो ए पर्सन है वो इसकी जितनी भी कार की वैल्यू की, जैसे 5 लाख रुपए, तो बी को पे कर देगा और बी कार ट्रांसफर कर देगा किसे, ए को। तो मनी बेसिकली एक तरह का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और आज के टाइम में आप देखोगे आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो वो पॉसिबल कैसे हो पाया कि आपके पास मनी हो तो आप यहाँ पर खरीद पाते हो, ठीक है। जो मनी है वो बेसिकली गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करने का भी काम करते हैं। जैसे इस कार की वैल्यू कितनी है तो हम मॉनेटरी टर्म्स में, मनी की टर्म्स में इसकी वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मनी जो है वो हमारे कई तरह के हो सकते हैं, कॉइन्स भी हो सकते हैं, बैंक नोट्स भी हो सकते हैं और डिजिटल करेंसीज भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं मनी सप्लाई की कि मनी सप्लाई क्या होते हैं। तो देखो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक इकोनॉमी के अंदर जितना भी मनी सर्कुलेट हो रहा होता है लोगों के पास, बैंकों के पास, उसी को हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर 2021-22 की, तो अगर मान के चलो इंडिया के अंदर जो है 3 ट्रिलियन यहाँ पर मनी जो है वो सर्कुलेट हो रहा है पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो हम कहेंगे कि मनी की सप्लाई कितनी है यहाँ पर, 3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन। अगर हम मेजर ऑफ मनी सप्लाई की बात करें, मेजर ऑफ मनी सप्लाई जिससे हम ये मेजर कर पाते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पर हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर कितना मनी जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, यानी कि मनी सप्लाई यहाँ पर कितना है। तो मेनली हमारे यहाँ पर 4 तरह के मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नैरो मनी। नैरो मनी के अंदर आता है हमारा करेंसी विद द पब्लिक, पब्लिक के पास जो भी करेंसी अवेलेबल है। डिमांड डिपॉजिट जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर है, और जो कमर्शियल बैंक ने जो भी डिपॉजिट्स आरबीआई के पास करवाए हुए हैं, इन सभी से मिलकर हमारा यहाँ पर बनता है नैरो मनी। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर हम बात करें कि जो नैरो मनी है वो 5 बिलियन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 5 बिलियन में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, तो पब्लिक के पास जो पैसा है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो डिमांड डिपॉजिट है, और आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट है। उसके बाद अगर हम बात करें M2 की, तो M2 के अंदर जो M1 है वो तो आता ही है, साथ के साथ सेविंग डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में है उसे भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा ब्रॉड मनी जिसको हम M3 कहते हैं। इसके अंदर हमारा जो M1 है वो तो आता ही है, साथ के साथ जो टाइम डिपॉजिट है बैंकिंग सिस्टम के अंदर वो भी हमारे यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद आता है M4 के अंदर जो M3 है वो तो आते ही है, साथ के साथ जितने भी डिपॉजिट्स है पोस्ट सेविंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। हालांकि जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये 4 हमारे यहाँ पर मेजर होते हैं मनी सप्लाई के। और M4 के अंदर हमारा सारा का सारा जो मनी है वो यहाँ पर आ जाता है। यानी कि अगर आप M4 को स्टडी कर लेते हो तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल पैसा यहाँ पर कितना सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारे यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, तो वैसे आपको पता है इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। तो देखो एक इकोनॉमी के अंदर जब हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके प्राइसेस जो है वो बढ़ने लग जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। अब देखो इन्फ्लेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक गुड्स के प्राइसेस में राइज आ रहा है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर इकोनॉमी के 80% या फिर मेजॉरिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अगर प्राइसेस हाई हो तब हम उसको कहेंगे कि इन्फ्लेशन है। जैसे कि अगर मान के चलो 80% जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी जो प्राइसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ गए हैं, तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारा यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेशन होता है। तो अगर आप डेफिनेशन देखो क्या है, इट इज द राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि समय के साथ हमारे जो इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज है उसके जो जर्नल प्राइसेस है उनमें जब राइज आता है तो वो हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कहलाता है, ठीक है।
इन्फ्लेशन आने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है वो कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? तो देखो, अगर हम बात करें उन 1960s की या फिर हम 1950s की बात करें, तो वहां पर क्या होता था कि जो परचेजिंग पावर थी हमारे पैसे रुपये की वो काफी ज्यादा होती थी, यानी कि 1 रुपए में आपको काफी ज्यादा सामान मिल जाता था। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जो परचेजिंग पावर है वो कम होती गई। क्यों कम होती गई? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता गया, और आज के टाइम में 1 रुपए में एक टॉफी में मुश्किल से यहाँ पर आती है। तो जो परचेजिंग पावर है मनी की, इन्फ्लेशन की वजह से वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। साथ ही साथ जो हमारा कंज्यूमर है उसकी भी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के ऊपर क्या यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है? सबसे पहले देखो, अगर हम नेगेटिव इफेक्ट की बात करें, तो जो हमारी मनी की रियल वैल्यू होती है ना, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो उसका लॉस हो जाता है। क्योंकि देखो, आपने अपने पास जो है मान लो 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, पर उसको आप 20 साल के बाद यूज करना चाहते हो, तो पर 10-20 साल बाद उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। लगभग मान के चलो कि ऐसा हो सकता है कि 10 लाख, आज के टाइम में तो 10 लाख वैल्यू, पर वहां पर 1 लाख की वैल्यू रह जाए। तो इन्फ्लेशन की वजह से ना हमारी जो रियल वैल्यू थी मनी की उसका लॉस हो जाता है। उसके बाद पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें, तो इन्फ्लेशन की वजह से जो इकोनॉमिक रिसेशन है, जो डेट वगैरह है, वो यहाँ पर कम हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पर कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेनली हम दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन की है ये बेसिकली रीजन की बेस पे की है कि इन्फ्लेशन के आने का कारण क्या है। पहला क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब आता है जब जो एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर वो इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाते हैं ना, तो उसके जो प्राइसेस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो, बायर ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस अपने आप ही राइज हो जाते हैं। ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब आता है? जब यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाते हैं और उसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस जो है वो हाई हो जाते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब आता है? तो जब हमारी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से जब प्राइसेस राइज होते हैं। जैसे अगर मान के चलो, जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करता है, फिर यहाँ पर मार्केट में सेल करता है। जैसे अगर मान के चलो, पहले एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 100 है, जिसकी कॉस्ट आती थी 90 रुपीज, 10 रुपए का बिजनेसमैन का प्रॉफिट होता था। अब क्या होगा? प्राइसेस जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 120 की आ रही है। तो अब बिजनेसमैन को तो अपना प्रॉफिट कमाना है, तो वो अपना प्रॉफिट ऐड करके 140 रुपीज का यहाँ पर बेच रहा है। तो आप देखोगे कॉस्ट बढ़ने की वजह से, जो कॉस्ट बढ़ रही है उसकी वजह से जो है हमारे प्राइस गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइसेस है वो हाई हो रहे हैं। तो इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स यहाँ पर क्या होता है? तो वैसे देखो, प्राइस इंडेक्स का जो काम होता है वो बेसिकली इन्फ्लेशन को मेजर करना होता है, यानी कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके जो प्राइस है उनमें कितना चेंज आया, वो कितना कम या ज्यादा हुई है, उनको मेजर करने के लिए हम प्राइस इंडेक्स का यूज करते हैं। अब समझते हैं कि प्राइस इंडेक्स बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। ठीक है। तो देखो, प्राइस इंडेक्स एक गुड्स और सर्विसेज की सिलेक्टेड बास्केट का एवरेज प्राइस होता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो, मान के चलो हमने क्या किया, एक गुड्स और सर्विसेज की यहाँ पर एक बास्केट बना दी, यानी कि मान के चलो एक नॉर्मल पर्सन को जो गुड्स और सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आटा, तेल हो गया, कपड़े हो गए, उसकी हमने एक यहाँ पर क्या बना दी? बास्केट बना दी। ठीक है। अब उनके जो भी प्राइसेस हैं, जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर 5 आइटम्स है, उनके जो प्राइसेस है वो 10 10 10 है। ठीक है। तो हमें क्या करना है? इसका एवरेज प्राइस निकालना है। एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा? तो 50 डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज प्राइस कितना है? 10, यानी कि इस बास्केट का एवरेज प्राइस कितना है यहाँ पर? 10 रुपीज है। एवरेज प्राइस यहाँ पर कितना आ रहा है? 10 रुपीज जो है वो निकल कर आ रहा है। ठीक है। एवरेज कॉस्ट हमारी कितनी है यहाँ पर? 10 रुपीज आ रही है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे जो प्राइस इंडेक्स है उसको हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द मार्केट बास्केट इन अ करंट ईयर और कॉस्ट ऑफ द मार्केट बास्केट इन द बेस ईयर। यानी कि करंट ईयर के अंदर हमारी जो मार्केट बास्केट है उसका जो कॉस्ट आई है उसे हमें डिवाइड करना है एक बेस ईयर के मार्केट बास्केट से और इंटू कर देना है 100। अब यहाँ पर करंट ईयर का मार्केट बास्केट तो आपको पता है कि हमारी जो गुड्स और सर्विसेज की बास्केट है उसका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो अगर मान के चलो हमारा 120 है, कितना है? 120 है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा करंट ईयर का, मतलब कि इस समय जो हमें कॉस्ट यहाँ पर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कॉस्ट ऑफ द मार्केट बास्केट इन द बेस ईयर, बेस ईयर बेसिकली क्या है? तो हम जिस ईयर से कंपैरिजन करना चाहते हैं, जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि 2020 से 2024 तक कितना यहाँ पर इन्फ्लेशन हुआ, तो यहाँ पर जो बेस ईयर होगा वो 2020 होगा, क्योंकि मैं इसके साथ कंपैरिजन करूंगा और देखूंगा कि कितना यहाँ पर प्राइसेस में चेंज आया है। ठीक है। तो अगर हम मान के चले कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ करंट ईयर है वो तो 120 है और जो बेस ईयर है वो है 100। ठीक है। तो हमें 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 करना है, तो 100 के साथ 100 कट गया।
तो ये हमारा 120 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइस लेवल है वो हमारे 20% से ज्यादा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। यानी कि पहले अगर 100 कॉस्ट आती थी तो अब कितनी आ रही है यहाँ पर 120 आ रही है। अब इससे यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है प्राइस इंडेक्स इन द करंट ईयर माइनस प्राइस इंडेक्स इन द बेस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इन द बेस ईयर इनटू 100। तो प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर हमारा कितना था, वो था यहाँ पर 100, सॉरी करंट ईयर में था हमारा 120, बेस ईयर में कितना था 100, बेस ईयर यहाँ पर कितना था 100। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारा कितना रहेगा 20, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो यहाँ पर हमारा कट गया तो यहाँ पर हमारा कितना जाएगा 20%। तो इन्फ्लेशन रेट कितना है 20%, यानी कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस हैं वो 20% से यहाँ पर क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, 20% से क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स। हमारे जो प्राइस इंडेक्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली वैसे तो कई टाइप्स के होते हैं, हम मेन टाइप्स ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक होता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो बेसिकली होलसेल लेवल पे, होलसेल जो मार्केट है वहां पर जो गुड्स का ट्रेड किया जा रहा है उसके जो प्राइसेस में चेंज आ रहा है उसको मेजर करने का काम करता है। होलसेल मार्केट आपको पता ही है, देखो जब कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो वो सिंगल सिंगल कस्टमर के पास प्रोडक्ट सेल करने नहीं जाती, बल्कि वो होलसेल में होलसेल डीलर को प्रोडक्ट जो है वो बेच देती है, बल्क में प्रोडक्ट बेच देती है। तो वो जिस एक कंपनी होलसेलर के साथ जिस प्राइस पे डील कर रही है उसमें जो चेंज आता है उसको मेजर करने का काम होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो करता है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स को इशू कौन करता है, तो आंसर है हमारा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स की जो प्राइसेस में चेंज आता है उसी को हम मेजर करते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो जो गुड्स है उसको ही हम होलसेल पे ट्रेड करते हैं, जो सर्विसेज होते हैं उसको तो हम डायरेक्टली कंज्यूमर तक जो है वो पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली जो रिटेल लेवल के ऊपर जो कंज्यूमर जिस प्रोडक्ट पे जिस प्राइस पे प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय करते हैं वो जो प्राइस है उसमें जो चेंज आता है उसको मेजर करने का काम करता है। यानी कि हमारे जो हाउस होल्ड होते हैं वो जिस प्राइस पे गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके एवरेज प्राइस में जो चेंज आता है उसको मेजर करता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसे जो है इशू करने का काम कौन करता है, स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीडीपी डिफ्लेटर की, अब जीडीपी डिफ्लेटर यहाँ पर क्या होता है, तो देखो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो होलसेल के ऊपर गुड्स और सर्विसेज जो गुड्स है उसके प्राइसेस में जो चेंज आता है उसको मेजर करने का काम करता है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कंज्यूमर लेवल पे, रिटेल लेवल पे जो गुड्स और सर्विसेज का प्राइस जो परचेज किया जा रहा है उसकी जो प्राइसेस उसमें जो चेंज आ रहा है उसको मेजर करने का काम करता है। अब जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना वो बेसिकली एक इकोनॉमी के अंदर एक साल के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उसके जो प्राइसेस में चेंज आया है उसको मेजर करने का जो है वो काम करता है। जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अब जिनको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का मतलब नहीं पता है, तो देखो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, देखो जब हम किसी देश की जो जीडीपी है वो करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता है हमारा नॉमिनल जीडीपी। जैसे हमने करंट प्राइस पे जब जीडीपी को कैलकुलेट किया तो वो आया हमारा 21 बिलियन। और जब रियल जीडीपी क्या होता है, तो देखो जब हम यहाँ पर जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें से जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइसेस हाई हुए हैं जिसकी वजह से हमारी जो जीडीपी है उसकी वैल्यू ज्यादा शो हो रही है, जब हम उसको हटा देते हैं, जैसे अगर हमने जो जीडीपी है वो 2020 के प्राइसेस के बेस पर हमने जो है वो कैलकुलेट किया है और 2020 से लेकर 2024 तक जो भी इन्फ्लेशन आया है प्राइस में राइज हुआ है उसको हमने इग्नोर किया है। तो इस प्राइस पे, ये जो बेस प्राइस पे हमने जीडीपी कैलकुलेट किया उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मान के चलो ये हमारा कितना है 18 बिलियन है, तो नॉमिनल जीडीपी हमारा कितना है 21 और जो रियल जीडीपी है वो कितना है हमारा 18। ठीक है, इंटू कर देंगे 100। तो 21 को जब हम 18 के साथ डिवाइड करेंगे, 21 को जब हम 18 के साथ डिवाइड करेंगे इंटू कर देंगे 100, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 116 यानी कि 0.16%, सॉरी 16% से यहाँ पर क्या हुए हैं हमारे जो गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइसेस है वो यहाँ पर राइज हुए हैं, क्या हुए हैं, राइज हुए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा यूनियन बजट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या है, यूनियन बजट। अब यूनियन बजट यहाँ पर क्या होता है, पहले अगर हम इसको डिस्कस कर लें तो यूनियन बजट बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर एक गवर्नमेंट जो है अपने एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को जो है यहाँ पर शो करती है। और ये जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली एक साल के लिए यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है। जैसे
हम और आप लोग भी अपना बजट बनाते हैं, जैसे कि मंथली जो सैलरी आती है हम उसका एक बजट बनाते हैं कि जो मंथली जितनी भी सैलरी आई है इसको हम कहाँ कहाँ पे खर्च करेंगे। मतलब कि टोटल हमारे पास पैसा मान के चलो, अगर सैलरी 50,000 रुपए है तो हम रिसिप्ट हमने एस्टिमेट लगाया कि हमारे पास 50,000 रुपए आएंगे। फिर इससे हम क्या करेंगे, 10,000 रुपए फीस भर देंगे, 10,000 का और खर्चा हो जाएगा। तो हमने क्या बनाया, एक बजट बनाया। ऐसे गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है कि हमें मान के चलो अगले साल में जो है टोटल 1 ट्रिलियन की इनकम होने वाली है, रिसिप्ट होने वाली है। हम उस 1 ट्रिलियन को कहाँ कहाँ पे खर्च करेंगे, तो वो पहले से वो एक्सपेंडिचर का भी जो है एस्टिमेट लगा देते कि 100 करोड़ हमें हॉस्पिटल बनाने पे खर्च करना है, 100 करोड़ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे यहाँ पर जो है वो खर्च करना है। तो वो जो स्टेटमेंट है जिसके अंदर ये रिसिप्ट और जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है उसको शो किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। इंडिया के अंदर जो हमारा यूनियन बजट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है नीति आयोग की हेल्प से जो है वो बनाता है। और जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो 1 फरवरी को इसको पार्लियामेंट के अंदर जो है वो प्रेजेंट करते हैं। अगर हम कंपोनेंट ऑफ बजट की बात करें कि हमारे बजट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रिसिप्ट और एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर। सबसे पहले अगर हम रिसिप्ट की बात करें तो रिसिप्ट क्या है, जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है। जो रिसिप्ट है ना उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जिससे हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी ना तो कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही उसकी कोई पुरानी एसेट रिड्यूस होती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स लगाया देश के सिटीजन पे, और जो हमारे देश के सिटीजन हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को क्या किया, टैक्स जो है वो पे किया। तो ये टैक्स से पैसा है गवर्नमेंट के पास, ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, रिसिप्ट है। पर इस रिसिप्ट से ना तो गवर्नमेंट की कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है और ना ही यहाँ पर कोई उसकी एसेट रिड्यूस हुई है। तो ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो कहलाएगी। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर हमारी पहली जो चीज आती है वो आता है हमारा टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिविजुअल और कंपनीज पे लगाती है, और जो इंडिविजुअल कंपनी है जिन पे टैक्स लगाया गया है वो यहाँ पर डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स पे करती है। जैसे एग्जांपल पे हमारा इनकम टैक्स हो गया, तो देखो जो पर्सन इनकम कमाता है गवर्नमेंट डायरेक्टली उसी के ऊपर टैक्स पे लगाती है, और वही पर्सन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट इनडायरेक्टली जो है लगाती है। जैसे हमारा जीएसटी हो गया, देखो आप जब गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हो तो आप गुड्स और सर्विसेज पे क्या पे करते हो, यहाँ पर टैक्स पे करते हो। पर आप टैक्स किसे पे करते हो, आप पे करते हो दुकानदार को। दुकानदार आगे किसे पे कर देता है, गवर्नमेंट को। तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जहां पर जो टैक्स है, जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करता, बल्कि वो टैक्स पे करता है एक इंटरमीडियरी को। और वो जो इंटरमीडियरी होता है उसका काम ही होता है कि टैक्स को कलेक्ट करना कंज्यूमर से और गवर्नमेंट को जो है वो पे करना। नेक्स्ट है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके अलावा हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स हो गया, एक्सटर्नल ग्रांट्स हो गए, रिसिप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मतलब यूनियन टेरिटरी से जो भी यहाँ पर पैसा मिला, ठीक है। इंटरेस्ट रिसिप्ट आपको पता है, अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया हुआ है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट ने कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको डिविडेंड मिल रहा है, या फिर वो अपना बिजनेस करे तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है। एक्सटर्नल ग्रांट जैसे किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पर दे दू दिया, मतलब कि कुछ हेल्प यहाँ पर कर दी, और यूनियन टेरिटरी से जो भी पैसा है। उसके बाद एक कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पर क्या होता है, तो देखो ऐसे रिसिप्ट जिससे या तो गवर्नमेंट की कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट हो या फिर उसकी कोई पुरानी एसेट जो है वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, तो वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान के चलो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर 50 लाख रुपए का लोन लिया, तो ये 50 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास आए, वो गवर्नमेंट के लिए रिसिप्ट है। पर ये 50 लाख क्या है, एक लाइबिलिटी जो है गवर्नमेंट की जो है वो क्रिएट होगी इस 50 लाख की वजह से, क्योंकि 50 लाख रुपए इसे कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है वो वापस करने हैं। तो ये हमारी क्या होगी, कैपिटल शिफ्ट होगी। रिड्यूस एसेट की अगर एग्जांपल है, तो अगर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी कितने की, 50 लाख रुपए की। अब ये क्या है, एक गवर्नमेंट के लिए एसेट है, पर गवर्नमेंट ने क्या किया, इस इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया जिससे उसके पास 50 लाख रुपए यहाँ पर आए। तो ये गवर्नमेंट के लिए रिसिप्ट है, पर इस रिसिप्ट की वजह से इसकी जो एक एग्जिस्टिंग एसेट थी वो यहाँ पर रिड्यूस हो गई, ठीक है। अब कैपिटल रिसिप्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉन डेट रिसिप्ट जिसके अंदर आते हैं हमारे रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने जो भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए थे उससे जो उनको रिकवरी हुई है। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट, यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई थी उसको जब उसने सेल किया तो उससे जो पैसा यहाँ पर आया है।
उसके बाद है डेट रिसिप्ट। डेट रिसिप्ट के अंदर मार्केट बॉर्रोइंग होगी, जहां पर जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इश्यू करके, ट्रेजरी बिल्स को इश्यू करके फंड रेज कर रही है, या फिर वो फॉरेन गवर्नमेंट से डेट वगैरह भी ले सकती है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि ना तो कोई मतलब एसेट क्रिएट करता है गवर्नमेंट के लिए, और ना ही कोई लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। यानी कि अगर एक गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है तो ना ही उसकी कोई एसेट क्रिएट होगी और ना ही उसकी कोई लायबिलिटी जो है रिड्यूस होगी। जैसे एग्जांपल के इंटरेस्ट पेमेंट, अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पर लोन लिया हुआ था और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रही है, तो ये एक एक्सपेंडिचर हुआ, पर इससे ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट हुई है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसके अंदर आते हैं हमारे इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, ग्रांट टू स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट, पेंशंस एंड पुलिस, सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर और यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि अगर गवर्नमेंट करती है तो उससे या तो उसकी कोई एसेट क्रिएट होती है या फिर उसकी जो लायबिलिटी है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। जैसे एग्जांपल दूं आपको, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर 50 लाख रुपए खर्च करके एक स्कूल बनाया, गवर्नमेंट स्कूल बनाया, ठीक है। तो देखो ये जो खर्च है वो एक्सपेंडिचर है, पर इस खर्चे की वजह से हमारी गवर्नमेंट की एक नई एसेट जो है वो क्रिएट हुई है, तो ये हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। दूसरा रिड्यूस लायबिलिटी की अगर एग्जांपल दूं, तो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर 50 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था जिसकी उसने रीपेमेंट कर दी, तो 50 लाख रुपए गवर्नमेंट का क्या है, खर्च है, पर इस खर्च की वजह से हमारी जो गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी थी 50 लाख पे करने की वो रिड्यूस हो गई है, तो ये हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मेनली हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, डिफेंस होता है, लोन टू पब्लिक एंटरप्राइजेस, लोन टू स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट, लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट्स या फिर अदर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे डेफिसिट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर, डेफिसिट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले डेफिसिट क्या होता है इसका यहाँ पर अगर मैं मतलब आपको समझाना चाहूँ, डेफिसिट का मतलब है जब आपको कमी हो गई इस चीज की। जैसे अगर मान के चलो आपकी जो इनकम है और आपका जो एक्सपेंडिचर, आपकी जो इनकम है उससे ज्यादा हो गया आपका एक्सपेंडिचर, तो वो कहलाएगा हमारा डेफिसिट। जैसे अगर आपकी इनकम है 50,000 रुपए, आपने खर्च कर दिया 60,000 रुपए, ठीक है, तो ये जो 10,000 का डिफरेंस है इसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डेफिसिट। ऐसे गवर्नमेंट का भी होता है, गवर्नमेंट की रिसिप्ट होती है कम पर उसके एक्सपेंडिचर हो जाते हैं ज्यादा, जिसकी वजह से यहाँ पर डेफिसिट जो है वो क्रिएट होता है। और नॉर्मली हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेफिसिट में ही रहती है, उसके एक्सपेंडिचर उसके रिसिप्ट से हमेशा ज्यादा ही रहते हैं और उसको ज्यादा लोन लेने की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम डेफिसिट की बात करें तो ये भी कई टाइप की होती है। जैसे कि पहली जो टाइप है वो क्या है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो देखो अगर हम यहाँ पर गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू को माइनस कर दे, पर जो बोरविंग्स है उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि जो टोटल रेवेन्यू से हमें उसमें जो बोरविंग्स है वो हमें इंक्लूड नहीं करना है, तब यहाँ पर हमारा निकलता है फिस्कल डेफिसिट। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू में से हमें बोरविंग्स को एक्सक्लूड करना है, उसके बाद जो वैल्यू निकल के आई वो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। जैसे अगर टोटल एक्सपेंडिचर है हमारा 5 बिलियन का और टोटल रेवेन्यू है हमारा 3 बिलियन का, बोरविंग्स को एक्सक्लूड करके, तो बाकी का ये 2 बिलियन है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पर क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट की अगर हम बात करें तो अगर हमारे गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सेस कर जाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट से, तब यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो अराइज होता है। यानी कि अगर मान के चलो हमारे टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो है हमारा यहाँ पर 5 बिलियन और जो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट है वो है हमारा 4 बिलियन, तो ये जो 1 बिलियन का जो डिफरेंस है ये हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू रिसिप्ट। इफेक्टिव रेवेन्यू रिसिप्ट यहाँ पर क्या होता है, तो देखो जब आप रेवेन्यू डेफिसिट में से जो ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट को माइनस कर देते हो तब आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकल कर आता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब आपको पता है। अब ये ग्रांट्स इन एड ऑफ फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को कई तरह की जो ग्रांट्स है वो देती रहती है। अब उन ग्रांट्स में से कुछ ग्रांट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर 500 करोड़ का ग्रांट जो है स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया ताकि एक हाईवे जो है यहाँ पर बनाया जा सके। तो ये जो ग्रांट है उससे एक कैपिटल एसेट जो है वो क्रिएट होने वाली है। तो जब हम रेवेन्यू डेफिसिट में से
ऐसी ग्रांट्स को माइनस कर देते हैं तो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? तो जब आप फिजिकल डेफिसिट में से, जो आपका फिजिकल डेफिसिट है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हो, तब आपका प्राइमरी डेफिसिट जो है वो निकल कर आता है। जैसे अगर आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो यहाँ पर मान के चलो 4 बिलियन का है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 1 बिलियन की है, तो जो डिफरेंस है 3 बिलियन का, ये हमारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी डेफिसिट जो है वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा प्राइमरी डेफिसिट जो है वो कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर आईएफएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस की, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड के बारे में समझा, उसके बाद हमने मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन के बारे में समझा, लास्ट में हमने यूनियन बजट के बारे में यहाँ पर समझा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आएगा तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन बजट बनाती है, ऐसी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपना स्टेट बजट भी यहाँ पर जो है वो बनाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यूनियन बजट किसका बजट होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट बजट तो अपना अलग से बनाती ही है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और ये जो हमारी सीरीज है वो कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पर आती रहेगी, जहां पर हम यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएफएस के, एएफएम के, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जो है वो डिस्कशन करते रहेंगे। तो अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो आपको इस सीरीज को यहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक यहाँ पर फॉलो करना है, और जो वीडियोस है उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर गो थ्रू करना है, और अपनी प्रिपरेशन जो अच्छे तरीके से करनी है। और ये जो वीडियो है इसको अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी यहाँ पर शेयर जो है वो करना है। अगर आप सिस्टमेटिक मैनर में आईएफएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में यहाँ पर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईडीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKD। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।